प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम आपको आज पढ़ाएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इस यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ाने से पहले हम थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में साइंस का एक चैप्टर है फिजिक्स और उसमें टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम जो भी कुछ करते हैं कुछ एक नियम और रूल से, तो उसके लिए पहले हम सबसे पढ़ते हैं साइंस को थोड़ा जानने के लिए हम पहले पढ़ते हैं कि साइंस क्या है। एक तो साइंस को हम जानना चाहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें मदद करेगा साइंस के फैक्ट को समझने के। सबसे पहले हम साइंस में क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में साइंस में कोई जो होता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। ठीक है, पहला क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम चल के, जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले साइंस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऐसा करें आपको बताएंगे अभी। दूसरा क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। गौर करिएगा, इसको अभी हम बताएंगे, समझाएंगे ये स्टेप कैसे है। तीसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट। और चौथा होता है फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन यानी कि एक फॉर्मूला, एक रूल हो गया ये। ठीक है। छठा क्या होता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग, इस फार्मूला पे जो भी चीज़ हो इसमें हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग, ये रूल जो है इसको हम टेस्ट करेंगे। फिर सेवेंथ क्या होता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब अगर हम इसको एक गोल चक्री बनाएं, यानी सबसे पहला एक गोल में रखें 1 को। ठीक है, ये गोल चक्री ले लें। इसके बाद दूसरा स्टेप को रखें मेजरमेंट। इसके बाद तीसरा स्टेप को रखें एक्सपेरिमेंट। फिर चौथा स्टेप को रखें फॉर्मूलेशन। पांचवा स्टेप को रखें टेस्टिंग। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर टेस्टिंग जब ही करेंगे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हाइपोथेसिस हमें बनाना पड़ेगा, है ना। ये इसमें घुस करके फिर हाइपोथेसिस में जो भी आएगा एक फिर से क्या होगा, हाइपोथेसिस, बहुत सारे हाइपोथेसिस के आधार पे हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मेजरमेंट, है ना, ऑब्जर्वेशन का मेजरमेंट। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन का मेजरमेंट करने पर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। फिर अगेन क्या हो जाएगा, फॉर्मूलेशन। फिर टेस्टिंग। जैसे कि मान लीजिए सन जो है, सबसे पहले ये अर्थ का जो इवैल्यूएशन हुआ उस टाइम में जो ह्यूमन बींग है उसके बारे में, सन के बारे में क्या परिकल्पना थी, आप जरा सोचिए। पृथ्वी के बारे में क्या परिकल्पना थी। परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस जो कहते हैं, क्या है सोचिए। क्योंकि एक इवेंट है, मान लीजिए अर्थ पे किसी ने देखा होगा सन क्या है, राइजेज। अर्थ से किसी ने देखा होगा सन जो है क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। ये ईस्ट में मान लीजिए राइज कर रहे हैं। तो एक किसी ने देखा, अब ये तो नहीं मालूम था कि ईस्ट में, एक ही दिशा में सन को बार बार हर डेट देखा गया, हर उठते ही, सुबह उठते ही। तो ऐसा सोचा गया, कुछ इनके डायरेक्शन में इधर उधर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग आ गई। तो किसी ने सोचा कि आज भी सनराइज हो रहा है ईस्ट में, यानी ऑब्जर्वेशन हो रहा है। फिर अगले दिन नेक्स्ट भी देखा,
फिर आज भी सनराइज हुआ ईस्ट में, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एंड देन रिपीट एंड रिपीट मैनी टाइम्स देखा गया कि ईस्ट में क्या हो, सन राइज हो रहा है। यानी कि सारे मेजरमेंट हो गई है। ये क्या हो गया, नेक्स्ट से ऑब्जर्वेशन देन मेजरमेंट हो गए। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखा गया कि एक जगह से दूसरे जगह जा कर के कि ये सनराइज हो रहा है कि नहीं। मेजरिंग टाइम में, उस टाइम में सुबह उठते ही देखा गया कि ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग डिफरेंट प्लेस पोजीशन चेंज करके देखा गया, है ना, दूरी बदल बदल के देखा गया हर सुबह में उठ करके। देन क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन। देन ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट एक हो गया 1 by 1 स्टेप, जिसको कहते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव रूप में ये देखा गया कि सन जो है सो ईस्ट में राइज हो रहा है। क्या हो गया, यानी कि ये फॉर्मुलेशन हो गया। क्या हो गया, फॉर्मुलेशन, सन राइजेस इन ईस्ट। क्या हो गया, सन राइजेस इन ईस्ट। तो ये फॉर्मुलेशन हो गया, यानी एक रूल बन गया। और देन उसके बाद फिर अगर रूल में कुछ मॉडिफिकेशन कोई आया तो उसने देखा कि भाई ये ईस्ट में, इनको अगर कभी तक तो ऐसा नहीं आया कि ईस्ट में ही सनराइज हो रहा है, तो उसमें टेस्टिंग करने का कोशिश किया गया या उसमें फिर से मॉडिफिकेशन किया गया कोई हाइपोथेसिस दे करके। हाइपोथेसिस हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या होगा, सनराइजेज इन द ईस्ट। इसमें उसके आसपास हम क्या करेंगे, कोई भी परिकल्पना एक लेंगे, मतलब कि इसके ट्रू में और एक फॉल्स में। अगर ट्रू चीज़ को बार बार सपोर्ट कर रहा है तो जो भी चीज़ माने हैं वो सही है, अगर अगेंस्ट में माना है तो फिर से क्या होगा, हम एक जो है सो हाइपोथेसिस के आधार पे फिर से हम क्या करेंगे, और जो ऑब्जर्वेशन है, फिर मेजरमेंट है, फिर कहने का मतलब कि यही साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड जो भी साइंटिस्ट है इन्हीं रूल को अपना करके परफॉर्मिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वेशन अगर हमने किया है, जैसे कि जी का वैल्यू आपने साइंस में देखते हैं कि जी का वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होता है, पर अर्थ पे इनको माना जाता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। मगर मून पे क्या होता है, ये जी अलग अलग हो जाता है। यानी कि बहुत सारे ये ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन के आधार पे हम एक फार्मूला, एक रूल पे हम पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन क्या है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ measurement of any things is very important. Measuring thing is important. अब मेजरमेंट पे हम आते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो जो भी चीज़ हुआ रूल के आधार पे, तो हमें मेजरमेंट की क्यों आवश्यकता हुई कि फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जो भी आपके रूल के आधार पे, फार्मूला के आधार पे कुछ भी चीज़ मिला, वो सारे चीज़ क्या हैं, अगर फिजिक्स में इस चीज़ को हम, जिसमें क्या हो, अमाउंट हो, तो इसके मेजरमेंट करने के लिए in order to measuring thing, that means उसमें कुछ भौतिकी होगा। भौतिकी कहने का मतलब कुछ ऑब्जर्व लाइक होगा, कुछ फिजिकल उसमें रियलिटी होंगे। अगर रियलिटी को आप देखना चाहेंगे, कहने का मतलब कि आप फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स भौतिकवादी ऐसी चीज़ हम कहते हैं जिसमें कुछ
रियलिटी हो, कुछ देखा जाए, प्राकृतिक रूप से कुछ देखा जाए, उसे क्या कहते हैं हम? फिजिकल थिंग। फिजिकल मीनिंग्स बाद में आता है, फिजिकल मीनिंग बाद में आता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई चीज़ आता है तो एक अमाउंट में आता है, एक नंबर में आता है। व्हाट इज़ फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला कहा जाता है। हम आप पढ़ते होंगे, अगर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो फिजिकल मीनिंग्स मैथमेटिक्स में एक जो फार्मूला होता है उसके आगे कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट अगर आ जाए, एक यूनिट लग जाए, इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल थिंग्स। अब आता है इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल थिंग या फिजिकल क्वांटिटी। इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल थिंग और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड is required in order to measure फिजिकल थिंग क्वांटिटी, जो कहिए फिजिकल क्वांटिटी कहिए, ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दैट स्टैंडर्ड is called unit। That standard is called unit। कहने का मतलब हो गया कि ये स्टैंडर्ड जो है सो क्या कर रहा है? यूनिट। कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायर होता है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके हम एरिया को मेजर करना चाह रहे हैं, तो अब किसी खास जगह पे हम इसका एक यूनिट अगर बता देंगे तो हमें एक सेंस आएगा, एक मीनिंग आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम मीटर स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करें तो इनका एरिया जो होगा, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो ये मीटर इंटू मीटर और सम अमाउंट होंगे यहाँ पे, यानी मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट है, लेंथ का भी मीटर है, इसका भी मीटर है, ब्रेड्थ का भी। इसी तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेंस मिलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड हमें इसके यूनिट ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, हम एक फिजिकल कॉन्सेप्ट आएगा हमारे दिमाग में कि हाँ कितना अमाउंट है। अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए लगा दिए 2, अगर यूनिट नहीं लगाए तो इसका फिजिकल मीनिंग आएगा हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर दें नहीं आ सकता है ना। जैसे 2 लिख दिए तो 2 का मतलब क्या हुआ? कोई अगर यूनिट नहीं लगाए तो। देन देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल थिंग्स ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो आप कभी भी कोई पूछा जाएगा कि व्हाट इज यूनिट, तो आप यूनिट का डेफिनेशन यही दे सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल थिंग ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तब यूनिट को समझ गए आप सभी लोग? मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिट को समझ गए हैं सभी लोग। अब आ जाएं, जब आप यूनिट को समझ गए तो यूनिट को हम क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। यूनिट को हम क्या कर सकते हैं? यूनिट को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट यूनिट और एक डिपेंडेंट यूनिट। इसको दूसरा नाम भी लोग बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो इंडिपेंडेंट हो गए जिस पे क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, दूसरे इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे जो कि अपने आपस में अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे सारे। और डिपेंडेंट होंगे जो कि यूनिट पे इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट हो गए, स्वाभाविक चीज़ है।
तो ड्राइव्ड इंडिपेंडेंट यूनिट हम अभी जो लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है, मास है और टाइम है, तो इसका इंडिपेंडेंट यूनिट जो है लेंथ का लेते हैं, मान लीजिए मीटर में, और मास को केजी में लेते हैं, और टाइम को मान लीजिए सेकंड में लेते हैं। तो ये इनका यूनिट हो गया, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। और इसी तरह से मान लीजिए आपने एरिया लिया, एरिया क्या हो गया, इनका यूनिट डिपेंडेंट, एरिया की क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ के भी पे भी डिपेंड होगा, इसका यूनिट क्या है, और विड्थ का भी क्या होगा, यूनिट क्या है। अगर हम लेंथ को मान लीजिए सेंटीमीटर में लिखते हैं, विड्थ को अगर मीटर में लिखते हैं, तो मीटर सेंटीमीटर दोनों होगा, मिक्सअप होगा। मगर वैसा नहीं लिया जाता है, एक एक्चुअल मीनिंग आने के लिए सेम यूनिट लिया जाता है, इसका लेंथ का भी मीटर, इसका भी मीटर लिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम लेंगे तो मान लीजिए मीटर लेंथ में, है ना, विड्थ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, तो मीटर क्यूब आएगा। तो कहने का मतलब एरिया फिजिकल क्वांटिटी अगर है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनका जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, और वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब। तो बट हम एक फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब, जैसे कि फोर्स लीजिए, फोर्स लीजिए, तो उनका यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स का जो फार्मूला आता है, आप फार्मूला के आधार पर जाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो है फोर्स, वो डिपेंड हो रहा है किस पे, मास के यूनिट पे यानी केजी पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड हो रहा है, लेंथ के फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पे, और टाइम के। तो इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी एक्सेलरेशन भी क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसका यूनिट भी क्या होगा, डिपेंडेंट यूनिट, यानी ड्राइव्ड, इसका यूनिट भी जो निकालने के लिए क्या होगा, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इनका जो यूनिट भी आएगा वो क्या होगा, ड्राइव्ड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी भी होंगे, एक इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास एंड टाइम लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी डिस्कशन करने के बाद अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या आते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम थोड़ा इसके बहुत सारे अलग अलग सेंस, मीनिंग सेंस निकलने के लिए हम तो थोड़ा, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम ले लिए। तो अब जैसे कि सबसे पहला जो शुरुआत में होगा क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट कहीं पे लिया गया होगा, तो उसके लिए लोग लेते हैं कहीं पे, उसको बोलते हैं CGS। क्या बोलते हैं, CGS, है ना। जो लेंथ के कंपेरिजन में सेंटीमीटर लेते हैं, और जी यहाँ स्टैंड फॉर क्या कहते हैं, ग्राम, है ना। और ये S फॉर टाइम के लिए है, तो ये भी सेकंड में ही रहता है। तो इनिशियल ये CGS लिया गया था, उसके बाद लिया गया आपका CGS के बाद जैसे आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो FPS एक ब्रिटिश सिस्टम है, जिसमें FPS सेम है कंपेरिजन करने के लिए। जैसे सेंटीमीटर लिए तो फुट लेंगे यहाँ पे लेंथ के लिए, और यहाँ पे मास के लिए, है ना, ये लीजिए लेंथ, है ना, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, और मास है फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम है ना। तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और इसको टाइम को सेकंड में। उसी तरह से एक और आया जो कि अभी हम जो पढ़ रहे थे वही है ना, MKS, जिसको कहते हैं लेंथ को, है ना, मास को और टाइम को। तो लेंथ को ले लिया गया मीटर में, और केजी में, किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। समझ में आ रहा है सभी बच्चों आपको। अब उसके बाद क्या किया गया, हमें एक यहीं तक लेंथ, मास, टाइम ही तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो एक नया आया विश्व स्तर पे, जैसे कि ये ब्रिटिश लोग आए, है ना,
ये ब्रिटिश लोग का ये अपना जो एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम, उसी तरह से ग्लोबल लेवल पे एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे बोला गया एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स। ये जो एडवांस फॉर्म है इसी का एमकेएस का है। इसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया, जिसमें आप देखेंगे इसमें जैसे लेंथ हो गया, है ना, मास हो गया, टाइम हो गया, है ना, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट में पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यार बच्चों, ये आप 9th क्लास में भी ये पढ़ते आए हैं, 9th क्लास से ही, पर आप फिर से हम एक रिमाइंड कर रहे हैं। लेंथ का क्या होता है यूनिट, बता सकते हैं आप? लेंथ का यूनिट होता है वही जो एमकेएस में बताए थे। क्या होगा बताइए? लेंथ का हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लोग एम भी लिखते हैं ऐसे। मास का केजी, किलोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं केजी, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को लोग क्या लिखते हैं बता दें? कभी के थीटा लिखते हैं और केल्विन लिखते हैं, ठीक है। करंट को आई एम्पियर होता है और इसको कभी ए भी लिखते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं? मोल, ठीक है। और इनका ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक लाइट से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता, जो कि आप पढ़े होंगे इसको, है ना, ठीक है। तो अब हम आते हैं बच्चों, इनके अलावा ये सारे यूनिट हैं, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और इसके यूनिट जो होंगे इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट यूनिट या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे ही तो नाम दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे ही हम तो यूनिट कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी चूँकि इंडिपेंडेंट है तो इनके यूनिट भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट है। और इसी के आधार पे मिक्सिंग करके इनका जो भी है आपका परमुटेशन या जो भी है करके आप तरह तरह के आप ड्राफ्ट यूनिट बनाते हैं। परमुटेशन एक चीज़ है कि उनको ऑर्डर में इधर उधर करके इनका एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी ध्यान में रखिएगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट क्या होंगे? यूनिक, है ना। मगर बहुत सारे एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, बहुत सारे, जिसके एक यूनिट के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, पर हर फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिक यूनिट होंगे। जैसे कि मान लीजिए स्पीड ले लेंगे तो स्पीड के मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के स्पीड के अलावा जिसके भी मीटर पर सेकंड यूनिट हो। आप देखेंगे वर्क के, है ना, बहुत तरह के वर्क हैं। एनर्जी के देखेंगे, उसका सेम यूनिट मिलेगा आपको बहुत सारा। जैसे आप पढ़ेंगे मास और क्या होता है? वेलोसिटी चेंज, मास इन वेलोसिटी से पढ़ते हैं, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, उसको मोमेंटम पढ़ेंगे। उसी में फिर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, देखेंगे आगे हम फिजिक्स में कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका क्या है? यूनिट तो यूनिक है, पर बहुत सारे एक ही यूनिट के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे। जैसे कि अब हम आते हैं इन स्टैंडर्ड यूनिट और फिजिकल यूनिट के अलावा एक होता है, दो और ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन 7 बेसिक यूनिट और फिजिकल यूनिट के अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मगर इनका जो भी है मीनिंग तो सबका होना चाहिए, समझ में आना चाहिए हमें। तो एक कहते हैं प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से, क्योंकि फिजिकल मीनिंग है प्लेन एंगल। तो एंगल अगर हम प्लेन में मापेंगे, जैसे किसी भी एंगल को मापना है ना, उसको रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन में।
और एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल, है ना। तो सॉलिड एंगल क्या होगा? 3 डायमेंशन में। एक प्लेन 2D में होगा, 2D फिगर में, है ना। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप, जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो एक्स वाई एक्सिस में, तो एक्स वाई एक्सिस प्लेन में मापेंगे तो आप क्या होंगे, ये एंगल जो होंगे रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में, है ना। और वही अगर एक्स वाई जेड स्पेस में मापेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर ये इस तरह के हम एक स्फेयर बना लें और स्फेयर में हम मान लीजिए कोन को ठूंस दें, है ना। तो कोन जो होगा सेंटर, स्फेयर के सेंटर पे जो भी ये जो एरिया बनेगा एक डिस्क, ये कहिए डिस्क टाइप से, इसका जो एरिया एंगल सबस्टेंड होगा, ये डिस्क टाइप से एरिया है ना, ये डिस्क, इसको बोले ए, ये कोन बनाएगा, ये जो कोन होगा एक तरह से ये यहाँ पे सेंटर पे बनेगा, इसको मान लीजिए ओमेगा कहिए। तो ओमेगा कोन जो है ये क्या होता है? एरिया ऑफ डिस्क बट्टे रेडियस, मान लीजिए इस रेडियस स्फेयर का इसके स्क्वायर, है ना, कि रेशियो को कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो आता है वैल्यू, जैसे एरिया मान लीजिए, है ना, एरिया ये डिस्क, तो ये भी आर स्क्वायर में आएगा, ये भी रेशियो होगा, मगर इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होता है? 4 पाई में इसका एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा रेडियन, मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा है, रेडियन से थोड़ा एक्स्ट्रा है। रेडियन तो क्या होगा? प्लेन में हो गया, है ना, प्लेन में एंगल हो गया। पढ़े होंगे एक रेडियन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक रेडियन जो होता है इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस, है ना, ऑफ सर्कल, इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस मेड बाय आर्क। जैसे तो एक रेडियन कैसे लिखते हैं? जितना रेडियस का लेंथ होगा उतना ही आर्क का लेंथ होगा, है ना। उसके रेडियस के बीच में जो एक रेडियन एंगल बनेगा तो आर्क सबस्टेंड करता है सेंटर ऑफ सर्कल पे, जिसका लेंथ क्या होता है? रेडियस के बराबर, है ना। ये भी रेडियस के लेंथ के बराबर होता है, तो एक रेडियन कहते हैं। पूरे घूम करके कितना होता है? 2 पाई रेडियन। मगर यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा रेडियन में 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई, ठीक है। अब क्योंकि सर स्फेयर का आप जब पढ़ेंगे एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसको यहाँ पे इमेजिन करिए कि एरिया की जगह हम क्या रख दें? 4 पाई आर स्क्वायर, या नीचे में आर कट जाएगा। एक तरह से सोचिए तो 4 पाई आर और यहाँ पे आप यहाँ सोचेंगे तो यहाँ क्या होता है? 2 पाई, है ना। एक रेडियस के बराबर है, यहाँ पे आएगा पाई आर और ऊपर पूरा आएगा 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर, और एक रेडियन क्या है? आर, तो आर कट गया यानी 2 पाई। समझ में आया बात? तो रेडियन और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिट है क्या है? रेडियन एंड एक्स्ट्रा रेडियन। समझ गए सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को यूनिट के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे दिया है। फिजिकल क्वांटिटी के हर फिजिकल क्वांटिटी को तो नहीं, जो कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को आपने समझ लिया है। अब डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी बात, उसके यूनिट को समझने के लिए तो उसका क्या होगा? हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। इसके लिए क्या किया गया बाद में, है ना। अभी हम इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए क्या किया गया कि डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक चीज़ आया है, तभी तो हम पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट पढ़ के तो काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या? यूनिट एंड डायमेंशन की बात आ जाती है, ठीक है। अब आती है डायमेंशन की बात, क्योंकि यूनिट पढ़ते पढ़ते हम तो 1 2 3 पढ़ते रहेंगे तो उसके मतलब कुछ बनेगा नहीं। उसके बाद हम अगर एडवांस थोड़ा है तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हमें यूनिट मिलेगा तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं? मिक्सिंग ऑफ यूनिट होंगे। तो इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू मेजर और इन ऑर्डर टू राइट, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इन ऑर्डर टू राइट यूनिट, इन ऑर्डर टू राइट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी, उसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम यूनिट लिखने जाते हैं तो उसमें पावर का तो वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल पावर, है ना। पावर जो हो जाते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट के, वी गेट इंडिपेंडेंट यूनिट फॉर्म एंड पावर चेंजिंग। तो इसी चीज को लिए वी अराइव्ड देन वी अराइव्ड concept ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन, हम डायमेंशन से, जैसे कि आप अभी हम पढ़ रहे थे 2D बताए थे, 1D बताते हैं, 3D बताते हैं। क्या होता है जब ये वेरिएबल आता है कोई भी मैथमेटिकल टूल्स, जैसे उसको हम थोड़ा स्पेसिफिक वे में थिंक करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो हमें डायमेंशन दे देते हैं कि स्पेसिफिक उसको क्या करते हैं, दशा दे देते हैं, जिससे क्या होता है समझने में हमें मदद करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का जो पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को के जो भी होंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उन सभी के क्या होंगे, पावर होंगे, उस पर डिपेंड होंगे। फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, डिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे, पावर पे। जैसे मान लीजिए यहाँ अल्फा लिख दीजिए, यहाँ बीटा लिख दीजिए, गामा लिख दीजिए, डेल्टा लिख दीजिए, यहाँ जीटा लिख दीजिए, यहाँ थीटा लिख दीजिए, जो भी है ना, तो जेड लिख दीजिए, है ना, कुछ भी लिख दीजिए। तो कहने का मतलब मान लीजिए लेंथ है, मास है ना, टाइम है, यहाँ केल्विन है, ये है ना, यहाँ आई है, यहाँ पे क्या हो गया, मोल है, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, ये ऐसे जेड लिख दीजिए, ये पी लिख दीजिए, है ठीक है, और यहाँ पे CD कैंडेला, इतने तक मान लीजिए, ऑप्टिमम केस तक हम ले लेते हैं, एस लिख दिए, ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। तो हम इतने केस तक मान लीजिए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे, इसके पावर पे डिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे, पावर पे। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे इन सभी पावर पे क्या होंगे, पावर के वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू राइट ए यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी रेज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पावर विच इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ each independent quantity, respective independent quantity, and also the and each power separately called the dimension of independent quantity, and physical quantity dimension is, physical quantity का dimension मान लीजिए physical quantity है, ये फिजिकल क्वांटिटी को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P के डायमेंशन को हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के जो डायमेंशन आएंगे, ये तो फिजिकल क्वांटिटी के तो पावर हम 10 नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे नहीं, क्योंकि यही तो स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के क्या हो रहे हैं, अलग अलग पावर आ रहे हैं, है ना। यानी तो P के L के पावर A अल्फ़ा, M के पावर बीटा, T के पावर गामा, K के पावर डेल्टा, है ना, I के पावर, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ही लिख देते हैं Z, और मोल के पावर P, और CD के पावर S। तो यानी L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ L, डायमेंशन यानी लेंथ का डायमेंशन ऑफ L क्या हो जाएगा, L एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा, अल्फ़ा, है ना। M का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ M क्या हो जाएगा, बीटा। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ M क्या हो जाएगा,
सॉरी एम का डायमेंशन बीटा और टी का डायमेंशन ऑफ टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा गामा। तो कहने का मतलब सारे फिजिकल क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन इसी तरह से डॉट डॉट करके सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ any physical quantity in terms of dimension of power raised of independent quantity that power together called dimension of physical quantity। कहा जाएगा कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। ये सेपरेटली और सेपरेटली सेपरेट पावर डायमेंशन ऑफ रेस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ रहे हैं बच्चों? ये सेपरेट पावर जो है अलग अलग वो सब जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिस पे डिपेंडेंट हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटी जिस पे डिपेंडेंट है ना, सेपरेट पावर पे डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे ड्राइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के भी तो अलग अलग पावर होंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तो अलग अलग डायमेंशन हो जाएंगे, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो जेड और पी एस है ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसका जो वैल्यू आएगा उस पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम आते हैं, आप कोई कहेगा फोर्स का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? अब फोर्स किस किस पे डिपेंडेंट है, फार्मूला मुझे जानना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा बच्चों थोड़ा फार्मूला तो हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ तो थोड़ा बहुत कुछ तो हम याद रख लेते हैं ना दिमाग में। हमें मान लीजिए अपने घर से दूसरे जगह पे जाना है, तो हमें तो दिमाग में कम से कम ये होना चाहिए कि हम यहाँ से जा कर के कौन सा सवारी पकड़ेंगे, कौन जगह का यात्रा किस डायरेक्शन में कहाँ जाना है, ये सब ध्यान में रखना होगा। तो फार्मूला उसी तरह से वो चीज़ होता है, रेफरेंस पॉइंट हमें चीज़ों को क्या करता है, मंजिल तक पहुँचाता है। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, सबको मालूम होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन आप लोग कोई पढ़े होंगे 9th में, है ना। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। उसको डी बाई डी टी लिखते हैं, या चेंज इन अब जो भी है, तो इसको हम रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का अब जैसे जैसे अभी इसको हम फिर चेंज कर देते थोड़ा, m इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी वी बाई डी टी लिखेंगे, है ना, लिखेंगे ना डी वी बाई डी टी। अब फिर v को क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी, यानी सेकेंड नीचे में आ रहा है, देख रहे हैं आप, है ना, m इसको कहते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना। अब चूँकि यहाँ पे एक तो डिफ्रेंसिएशन हो गया, है ना, तो इसको या आप थोड़ा अब कंफ्यूज मत करिए, है ना। ये ऐसे हम क्या करते हैं, चूँकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब यहाँ से थोड़ा हम डी बाई डी टी लिखें, थोड़ा ऐसे लिखिए, नहीं तो डी बाई डी टी है, हम यहाँ पे डी बाई डी टी लिखें, डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये डी टी स्क्वायर हो गया कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब रेट किससे, टाइम से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, मास, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं फोर्स को बच्चों, फोर्स का हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं, तो हम आपको ये बता रहे थे कि फार्मूला कैसे हम,
है ना, के बारे में थिंक करेंगे डायमेंशन। तो फोर्स का ये डायमेंशन को ऐसे ब्रैकेट में बंद करिए, है ना। मास का डायमेंशन क्या होता है, तो मास का हो जाएगा आपका m लिखते हैं, स्टैंड ऐसे लिखते हैं, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर का क्या लिखते हैं ऐसे l, और पर सेकंड, सेकंड 2 बार है, नीचे में भी 2 बार है तो मीटर, तो उसको सेकंड को यहाँ पे हम t, है ना, t का t है एक बार, फिर नीचे t है तो t इंटू टी मिलकर क्या हो जाएगा t²। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा m, है ना, l, और ये t जो होगा ना, t ऊपर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा की जगह क्या है, अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह 1, और गामा की जगह -2। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के क्या हो गए पावर, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये पावर फोर्स क्या होगा डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पावर, यानी फोर्स के डायमेंशन क्या हो गए फाइनली ऐसे आप लिख देते हैं, हटा करके इनके पावर को क्या लिखेंगे MLT-2, यानी फोर्स के डायमेंशन क्या हो गए, डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर पूछेंगे हमसे तो क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ें। अब चलिए, अब हम एक डायमेंशन लेते हैं, मान लीजिए वर्क आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डॉट लिखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स अलोंग दी, है ना, फोर्स अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं FD cos थीटा। अब देखिए बच्चे, ये cos थीटा क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या आएगा कांस्टेंट। तो हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी कांस्टेंट होते हैं, या वैल्यू आता है न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे e के पावर कुछ भी आएगा, e का पावर, e क्या है कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू होता है फिक्स। लॉग के अंदर कुछ भी अगर होंगे ब्रैकेट के अंदर, ये सारे क्या होंगे लॉग के अंदर, ये भी एक नंबर होता है तो इसके भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। जैसे पढ़े होंगे y = a sin ωt - k, ये क्या है आप पढ़ेंगे, ये जो साइन लगा हुआ है इसके अंदर में जो भी चीज़, क्योंकि वैल्यू आएगा, ये क्या होंगे कांस्टेंट, ये भी डायमेंशन, ये तो होंगे। y क्या है देखेंगे, इसका जो डायमेंशन होगा यहाँ होगा डायमेंशन। अब हम डायमेंशन का क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डायमेंशन का क्या पढ़ेंगे। अब डायमेंशन हम पढ़ लिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखना हम थोड़ा बहुत जान लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के एप्लीकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, लेफ्ट साइड में जो भी होंगे वो राइट साइड में डायमेंशनली क्या हो होमोजीनियस, मतलब कि सेम है कि नहीं, लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन ईच पार्ट के सेम है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ये इक्वेशन से S = UT + ½ AT²। इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि S मतलब डिस्टेंस यानी लेंथ, यानी L, तो ये भी क्या होगा लेंथ होगा, और ये भी क्या होगा लेंथ, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो ये भी पूरा लेंथ का ही यूनिट होगा, ये भी पूरा लेंथ का ही यूनिट होगा। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। एक सिस्टम से दूसरे, जैसे न्यूटन से हम जाते हैं डाइन में, ये भी डायमेंशन का एक एप्लीकेशन है। तो बच्चे, और करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन जो भी है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो बच्चों कैसे आपको लगा ये हमारा लेक्चर, आप थोड़ा इसमें कमेंट करिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ तो वो भी कमेंट करिएगा, सही होगा तो उसके लिए जो भी है आप, फर्स्ट टाइम हम ये ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ हम अपना नॉलेज दे सकें, तो कृपया आप बताएंगे तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा हम नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। और गलती भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम उससे हम अपने आप में क्या करेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे चीज़ को हम बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।